नमस्कार दोस्तों, आज हमारी कहानी का विषय है जैसा करोगे वैसा भोगोगे। आज पूरे 2 वर्षों के बाद रोहन अपने देश भारत लौट रहा था और अपनों से मिलने की खुशी से अंदर ही अंदर उत्साहित हो रहा था। उसने अपने आने की खबर भी अपने घर वालों को नहीं दी थी क्योंकि वह उन्हें सरप्राइज देना चाहता था। वह नौकरी के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया गया था, लेकिन इन 2 वर्षों में अपने काम में ऐसा उलझ गया कि अपने देश वापस लौटकर नहीं आ सका। एयरपोर्ट पर उतरकर रोहन सोचने लगा कि पिछली बार जब उसकी पत्नी रितु से उसकी बात हुई थी तो उसने बताया था कि माँ की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती। शायद उन्हें शहर की हवा रास नहीं आई, इसलिए कुछ दिनों के लिए वह गांव में रहने चली गई है। कुछ समय के लिए उन्होंने राधा काकी के घर पर ही एक कमरा किराए पर ले लिया है। रोहन जल्द से जल्द अपने माँ बाबूजी से मिलना चाहता था, इसलिए एयरपोर्ट पर उतरकर वह अपनी पत्नी से मिले बिना टैक्सी करके सीधा गांव के लिए निकल गया। थोड़े ही समय में वह गांव पहुंच गया। गांव पहुंचकर जैसे ही टैक्सी से बाहर निकला तो गांव की मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू उसे अपनी ओर आकर्षित करने लगी। उसका बचपन उसकी आंखों के सामने किसी चलचित्र की तरह दिखाई देने लगा। राधा काकी के घर जाते जाते रोहन गांव की हर एक गली और हर एक नुक्कड़ को बड़े ध्यान से देख रहा था और अपने माता पिता के साथ वहां बिताए गए अनमोल पलों को याद करता जा रहा था। अपने मन में जब मीठी सी यादें लिए जब रोहन राधा काकी के घर पहुंचा तो उसे देखते ही राधा काकी के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। प्रणाम काकी, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ बेटा, तुम लोगों का क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ काकी। ऐसा कहते हुए रोहन इधर उधर झांकने लगा। उसकी नज़रें अपने माता पिता को ढूंढ रही थी। तभी रेखा काकी बोली, क्या हुआ बेटा, किसे ढूंढ रहा है? फिर रोहन कहने लगा, काकी मेरे माँ बाबूजी कहाँ हैं? बहुत समय हो गया उनसे मिले हुए, क्या आप उन्हें बुला देंगी? रोहन की बात सुनकर राधा काकी हैरान रह गई। ये क्या बात कह रही हो तुम बेटा? मुझे तो कितने साल हो गए तुम्हारे माता पिता से मिले हुए। यह सुनकर रोहन के चेहरे का रंग उड़ गया और झूठी मुस्कान के साथ बोला, लेकिन काकी माँ बाबूजी तो यही गांव में आपके पास आपके घर रहने आए थे ना? नहीं रोहन बेटा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। तेरे माँ बाबूजी को तो कब से यहाँ आए ही नहीं, उन्हें यहाँ आए तो अरसा हो गया। यह सुनकर मैं सोच में पड़ गया। फिर बाहर निकलकर रोहन ने गांव के अन्य लोगों से भी पूछताछ की, लेकिन उसे कुछ पता ही नहीं चला। आखिर माँ बाबूजी हैं कहाँ? यह सोचते हुए उसने अपनी पत्नी को फ़ोन लगाकर उससे पूछना चाहा, तो पाया कि उसकी पत्नी का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसने बहुत बार कोशिश की, लेकिन अपनी पत्नी से बात नहीं कर पाया। कुछ क्षण के बाद थककर वापस टैक्सी में बैठ गया और अपने शहर की ओर निकल पड़ा। रोहन को इतना परेशान देखकर टैक्सी ड्राइवर ने उससे उसकी परेशानी का कारण जानना चाहा, तो रोहन ने उस टैक्सी ड्राइवर को सारी बात बता दी। जैसे ही वे लोग शहर पहुंचे तो टैक्सी ड्राइवर ने गाड़ी को माता रानी के मंदिर के बाहर रोक दिया और कहने लगा, बाबूजी इस मंदिर की बहुत मान्यता है। कहते हैं इस मंदिर में माथा टेक कर जो भी मांगो वह मुराद पूरी हो जाती है। टैक्सी ड्राइवर की यह बात सुनकर रोहन भी उस मंदिर में माथा टेकने के लिए चला गया। मंदिर में प्रार्थना करने के बाद उसने देखा कि मंदिर के आंगन में बहुत बड़ी भीड़ जमा थी, क्योंकि वहाँ कुछ लोगों के द्वारा प्रसाद वितरित किया जा रहा था और बहुत से गरीब लोग वहाँ से प्रसाद लेकर खा रहे थे। तभी उसकी नज़र एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी। वह व्यक्ति मैले कुचैले कपड़े में था। उसके दाढ़ी और नाखून बड़े हुए थे और बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। वह वृद्ध व्यक्ति भीड़ को निहारते हुए भीड़ में घुसकर प्रसाद लेने की कोशिश कर रहा था, परंतु घुस नहीं पा रहा था। वह कमज़ोर बूढ़ा व्यक्ति बार बार कोशिश करता, परंतु भीड़ में टिक नहीं पाता। लेकिन जैसे तैसे कोशिश करने के बाद जब वह प्रसाद लेने के लिए पहुंचा, तब तक प्रसाद समाप्त हो चुका था। वह बूढ़ा व्यक्ति निराशा से निढाल होकर वहीं बैठ गया। रोहन को उस वृद्ध व्यक्ति पर बहुत तरस आया। वह दौड़कर उसके पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहने लगा, बाबा आप परेशान मत हो, मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूँ।
ऐसा कहते हुए जैसे ही रोहन खाना लेने के लिए जाने लगा तो एकाएक चौंक गया। उसे उस वृद्ध व्यक्ति में अपने पिता की झलक दिखाई दी। वह एकदम से सन खड़ा रह गया। वह जाते जाते अचानक रुक गया और उस वृद्ध व्यक्ति की ओर गौर से देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों के सामने अंधेरा ही छा गया हो। वह देखकर दंग था कि मैले कुचैले कपड़ों में वह बुजुर्ग व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि उसके पिता जगमोहन जी थे, जिनकी आंखें चेहरे के अंदर तक धंस चुकी थी और शरीर कंकाल मात्र रह गया था। रोहन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। रुंधे हुए गले से वह बोला, पिताजी आप यहाँ इस हालत में? आपकी यह हालत कैसे हो गई और आप कहाँ चले गए थे? रोहन आश्चर्यचकित, मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ऐसा कहते हुए रोहन अपने पिता के गले लग पड़ा। तभी जगमोहन जी ने उसे चिढ़कते हुए कहा, अब क्या लेने आया है मेरे पास, या फिर यह देखने आया है कि तेरे माँ बाप जिंदा भी हैं या मर गए? तभी रोहन बोला, नहीं पिताजी ऐसा मत कहिए, मुझे आप लोगों की ऐसी हालत के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। तभी जगमोहन जी उसे घृणा भरी नजरों से देखते हुए बोले, अच्छा चलो मान लिया कि तुझे हमारी हालत के बारे में पता नहीं था, लेकिन रोहन बेटा हमें यहाँ आए लगभग 4 महीने बीत चुके हैं। अपनी पत्नी को तो घर पर तो रोज़ाना फ़ोन करता ही होगा, तो क्या तूने हमारे बारे में अपनी पत्नी से पूछना तक ज़रूरी नहीं समझा? मोहन जी अपने बेटे रोहन से कहते हुए, नहीं पिताजी ऐसी बात नहीं है, मैंने रितु से आपके बारे में पूछा था तो उसने मुझे बताया कि माँ की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, इसलिए गांव की शुद्ध हवा में रहने की माँ की बहुत इच्छा थी, तो उन दोनों को मैंने कुछ दिनों के लिए गांव में भेज दिया है। मैंने उससे पूछा भी था कि माँ बाबूजी गांव में कैसे रहती हैं, क्योंकि अब गांव का मकान तो बिक चुका था। तो रितु ने मुझे बताया कि आप लोग राधा काकी के मकान में किराए पर रहते हैं। उसने यह सब बातें मुझे ऐसे बताई तो मैंने भी उस पर यकीन कर लिया। मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी, रोहन ने अपने पिता के पैर पकड़ते हुए कहा और पूछने लगा, माँ कहाँ है पिताजी? तभी जगमोहन जी रोहन को लेकर गायत्री जी के पास पहुँचे, जो मंदिर के बाहर फुटपाथ पर एक पुरानी सी चादर बिछाकर बैठी हुई थी और अपने पति जगमोहन जी का इंतजार कर रही थी। उन्हें देखते ही रोहन की आंखें आंसुओं से सराबोर हो गईं और ऊंधे स्वर में रोहन बोला, माँ 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 शब्द सुनकर गायत्री जी की आंखें अचानक रोहन की ओर देखने लगीं और उसे देखते ही गुस्से से बोली, क्या करने आया है हमारे पास? चल जा यहाँ से। तभी रोहन रोते हुए अपनी माँ से बोला, अपने इस नालायक बेटे को बस एक बार माफ़ कर दीजिए माँ, गलती मेरी ही है जो मैंने रितु पर आंखें बंद करके भरोसा किया और उस पर यकीन करके आप दोनों की जिम्मेदारी मैं उसे देकर विदेश चला गया। लेकिन माँ बाबूजी, मुझे मालूम नहीं था कि जब मैं आप लोगों से मिलूंगा तो आपको ऐसी हालत में देखूंगा। लेकिन माँ, आज मैं कसम खाता हूँ कि आप लोगों की एक एक परेशानी का हिसाब लूँगा। माँ, आप खुद ही सोचिए कि आपका रोहन आपके साथ कभी ऐसा कर सकता है? आज रोहन को अपने माता पिता से नज़रें मिलाते हुए शर्म आ रही थी। आपकी यह हालत देखकर मुझ पर जो बीत रही है वह मैं ही जानता हूँ। इतना कहते हुए रोहन अपनी माँ से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा। रोहन ने अपने माँ बाबूजी को टैक्सी में बिठाया और उन्हें एक अच्छे से होटल में ले गया। वहाँ उन्हें भरपेट खाना खिलाया और वहीं उनके रहने का इंतज़ाम करवा दिया। इतने आलीशान होटल को देखकर जगमोहन जी और गायत्री जी हैरान रह गए। तभी रोहन बोला, माँ पिताजी आप यहाँ आराम से रहिए, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं आप दोनों को घर ले चलूँगा। सबसे पहले मुझे पूरी बात बताइए ताकि मुझे भी पता चले कि रितु मुझसे क्या क्या छुपा रही है। क्या बताऊं बेटा, तेरे जाने के बाद 4-5 महीने तक तो बहू का व्यवहार बहुत अच्छा था। हम तो खुद को बड़े ही खुशनसीब समझ रहे थे और ईश्वर का हर पल शुक्रिया अदा करते थे कि हमें ऐसे बेटा बहू मिले। लेकिन हमें क्या पता था कि बहू का व्यवहार केवल हमें भ्रमित करने के लिए ही है। कुछ दिनों के बाद जब बहू को पता चला कि तुम अभी और 1 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया में ही रहने वाले हो, तो उसका रवैया एकदम से हमारे प्रति बदल गया।
सारा दिन बहू अपनी माँ से फ़ोन पर बात करती रहती थी और सारे काम करने का जिम्मा केवल तेरी माँ का ही था। फिर आगे जगमोहन जी बोले, बेटा रितु बहू हमसे रोज़ाना बदतमीजी करती थी और यदि तेरी माँ कुछ बोलती थी तो घर में तांडव मचा देती थी। एक दिन सुबह जब हम लोग नींद से जाग उठे तो देखा कि बहू घर से गायब थी। हमने पूरा घर छान मारा लेकिन वह कहीं नजर नहीं आई। हमने बहू को फोन लगाया लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। हम दोनों बहुत भयभीत हो गए थे। किसी अनहोनी के डर से हमारा दिल अंदर तक कांप उठा था। दोपहर के समय जब वह घर लौटी तो हमारी जान में जान आई, लेकिन हमने देखा कि उसके साथ में एक बड़ा सा बैग था। हम बहुत हैरान रह गए। इससे पहले कि हम उससे कुछ पूछते उसने बोला, माँ पिताजी आप लोग आज के आज और अभी के अभी अपना सामान अपने कमरे में से निकाल लीजिए और स्टोर रूम में रख लीजिए। आज से आप हॉल में सोएंगे क्योंकि आज से मेरी माँ इस घर में रहेंगी। यह क्या कह रही हो तुम बहू? हम हॉल में कैसे सो सकती हूँ? बहू तुम्हारी माँ तो कुछ दिनों के लिए आई होंगी, तो एक काम क्यों नहीं करती? तुम्हारी माँ और गायत्री जी अंदर कमरे में बेड पर सो जाएंगे और मैं यहाँ हॉल में सो जाऊँगा। जगमोहन जी बोले तो रितु बोली, मैंने कब कहा कि मेरी माँ यहाँ कुछ दिनों के लिए आई है? यह उनका घर है, वह अब यहाँ हमेशा के लिए रहेंगी और आप लोगों से मैंने जितना कहा है आप उतना ही कीजिए। रितु ने गुस्से में कहा तो जगमोहन जी बोले, बहू तुम्हें मालूम है कि गायत्री की तबीयत ठीक नहीं रहती, उसकी कमर में बहुत दर्द रहता है, उससे जमीन पर नहीं लेटा जाएगा। वह सब मैं नहीं जानती, जल्दी से कमरा खाली कीजिए, नहीं तो इस घर के दरवाजे खुले हैं, आप लोग अपना इंतजाम खुद देख सकते हैं। तो बहू गुस्से में तिलमिलाते हुए बोली। बहू रितु की बात सुनकर गायत्री जी को बहुत बुरा लगा। वह गुस्से से बोली, आप जरा रोहन को फोन लगाइए, मुझे उससे बात करनी है। और फिर बेटा यह बात होने के बाद हमने तुम्हें कितनी बार फोन मिलाया था, लेकिन तूने एक बार भी हमारा फोन उठाना जरूरी नहीं समझा। यह बात सुनकर रोहन हैरान रह गया और बोला, लेकिन माँ पिताजी मेरे पास तो आपका कोई फ़ोन आया ही नहीं। अरे हाँ याद आया, मेरा फ़ोन नंबर बदल गया था और इसके बारे में मैंने रितु को भी बताया था और उससे कहा था कि आपको भी इस बारे में खबर कर दे। फिर जगमोहन जी बोले, लेकिन बेटा हमें बहू ने इस बारे में कुछ नहीं बताया। हम तो अब तक यही सोच रहे थे कि तू भी बदल गया और तूने भी हमसे मुंह मोड़ लिया है। फिर गायत्री जी बोली, बेटा मैंने बहू को एक बार कहा भी था कि मेरी एक बार रोहन से बात करवा दो। तब रितु ने कहा, मेरे पति ने आपका ठेका नहीं ले रखा, आप दोनों को कुछ और काम तो है नहीं, हर वक्त खाली बैठे रहते हो। आप लोग रोहन को फ़ोन लगाने की बात करते रहते हो। वह वहाँ काम पर गए हैं, आराम करने के लिए नहीं, और वैसे भी उन्हें सब मालूम है। उनकी रजामंदी से ही मैं अपनी मम्मी को यहाँ पर लेकर आई हूँ। हाँ पिताजी, मुझे रितु ने यह कहा था कि वह अपनी मम्मी को हमारे घर लेकर आ रही हैं, क्योंकि उसके भाई भाभी उसकी मम्मी का ठीक से ख्याल नहीं रखते और उससे झगड़ा करते हैं। लेकिन पिताजी, यदि मुझे मालूम होता कि रितु आप लोगों को आपके कमरे से ही निकाल रही है तो मैं आपके साथ कभी ऐसा नहीं होने देता। बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर जगमोहन जी नम आंखों से कहने लगे, बेटा बहू ने हमारी ऐसी हालत कर दी थी कि हमारे पास और कोई चारा ही नहीं बचा था और हमने सोच लिया था कि यदि 2 रोटी खानी है तो बहू की बातें चुपचाप सुननी पड़ेंगी। बेटा एक दिन तेरी माँ को बुखार चढ़ा था और मैं उसकी सेवा में लगा था। वैसे तो पूरे घर का काम तेरी माँ ही करती थी। तो उस दिन बहू ने आकर कहा कि मेरे चाचा जी घर पर आ रहे हैं, इसलिए माँ जी आज अच्छा सा खाना बना दीजिएगा। तो मैंने कहा कि कैसी निर्दयी हो तुम बहू, क्या तुम्हें नज़र नहीं आता कि तुम्हारी सास बीमार है? तुम्हें तो इसकी सेवा करनी चाहिए, उल्टा तुम उसे काम बता रही हो। इस पर समधन जी मुझे कहने लगी कि आप जाकर उनके लिए दवाई ले लीजिए, दवाई खा लेंगी तो राहत मिल जाएगी और काम में मन भी लगेगा, और वैसे भी तबीयत ठीक हो या नहीं हो घर का काम तो करना ही पड़ता है। तो बेटा मुझे समधन जी की यह बात सुनकर बड़ी हैरानी हुई।
और मैंने गुस्से से कह दिया कि आप भी एक औरत हैं और आपको मेरी पत्नी का दर्द समझना चाहिए। आज गायत्री जी घर का कोई काम नहीं करेंगी। फिर गायत्री जी बोली, बेटा उस दिन के बाद से रितु बहू और समधन जी दोनों मिलकर आए दिन हमें बातें सुनाती। बहू ने तो हमें खाना तक देना बंद कर दिया था। जैसे तैसे करके मैं या तेरे पिताजी रसोई घर में जाकर अपने लिए खाना बना कर लाते और खा लेते। उसमें भी बहू चिल्लाना शुरू कर देती थी। एक दिन घर पर शाम को बहू ने किटी पार्टी रखी और घर पर बहू की बहुत सारी सहेलियां आई हुई थी। उस दिन बहू ने हमें कहा कि रसोई में 15 से 20 लोगों का खाना बनाना है और तेरे पिताजी को कुछ पैसे देकर बाजार से सामान लाने के लिए भेज दिया और मुझे खाना बनाने के काम पर लगा दिया। बीमार होते हुए भी कैसे भी करके मैंने खाना बना दिया। यहाँ तक कि जब खाना तैयार हो गया तो सबको परोसने के लिए भी हम दोनों को ही कहा। समधन जी और बहू मेहमानों के साथ बातचीत करने में व्यस्त हो गई। सब लोग हंसी के ठहाके लगा रहे थे। बीमार होने के कारण मुझसे इतना सब काम नहीं किया जा रहा था। यह सब देखकर तेरे पिताजी का गुस्सा उबल पड़ा और उन्होंने सारा खाना उठाकर फर्श पर पटक दिया। यह सब देखकर बहू का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया और बहू खड़ी होकर चिल्लाती हुई बोली, आप लोगों को इतने बूढ़े होकर शर्म नहीं आती? आप लोगों की इतनी हिम्मत की मेरी सहेलियों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। उधर बहू की माँ सीमा जी भी बहू को भड़काते हुए कहने लगी, बेटी रितु, तुम ही इन लोगों पर तरस खाकर घर में बैठाए हुए हो। निकाल बाहर क्यों नहीं करती इन लोगों को? आप ठीक कह रही हैं, इन्हें घर में रखकर मैं इन पर एहसान कर रही हूँ और यह मेरे एहसान का इस तरह से बदला दे रही हूँ। जल्दी से अपना सामान समेटिए और चले जाइए यहाँ से। यह सब बातें बताते हुए गायत्री जी फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, बेटा तू नहीं जानता, बहू ने भरी दोपहर में हमें घर से बाहर निकाल दिया। हम कहाँ जाते? गांव वाला मकान भी अब अपना नहीं रहा था। हम लोग सड़क पर आ गए थे। मेरी हालत तो पहले से ही खराब थी। अपमान के तूफान झेलकर तेरे पिताजी बीमार रहने लगे थे। टेंशन के चलते थोड़ी थोड़ी देर में इन्हें सांस चढ़ने लगा था। हम कहाँ जाते, इसलिए हम इस मंदिर के बाहर आकर बैठ गए। लेकिन तुम हम तक कैसे पहुँचे बेटा? गायत्री जी के पूछने पर रोहन ने कहा, माँ आप लोगों को घर से निकालने के बाद रेनू ने मुझसे कहा कि आप लोग तो राधा काकी के पास गांव में चले गए हैं। और जब मैंने कुछ दिनों के बाद उनसे पूछा कि माँ बाबूजी का फ़ोन क्यों नहीं लग रहा, तो उसने बताया कि आपका फ़ोन घर पर ही रह गया है और आप लोग माँ बाबूजी गांव वालों के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल गए हैं। इस कारण आप लोगों से बात नहीं हो पाएगी। मुझे थोड़ा शक भी हुआ, क्योंकि यदि आप तीर्थ यात्रा पर जाते तो मुझसे एक बार ज़रूर कहते, यूँ बिना बताए न जाते। इसलिए मैं जल्दी काम निपटा कर भारत वापस आ गया। मुझे आप लोगों की बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए यहाँ माथा टेकने आ पहुँचा और आप लोगों को ऐसी हालत में पाया। लेकिन कोई बात नहीं माँ बाबूजी, आप लोग अब चिंता मत कीजिए। मैं बिल्कुल सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब मुझे सब पता चल चुका है। अब तो उस जालिम औरत को सबक सिखाने का समय आ गया है। उससे उसकी औकात न दिखाई तो मैं भी आपका बेटा नहीं। ऐसा कहकर रोहन अपने घर लौट गया। जैसे ही घर पहुंचा तो देखा कि दोनों माँ बेटी बैठे हुए चाय और स्नैक्स का आनंद ले रही थी। उसी समय रितु की माँ सीमा जी बोली, बेटी रितु, तूने अपने सास ससुर को यहाँ से निकाल तो दिया, लेकिन एक बार देखना तो चाहिए कि वे लोग कहाँ गए और क्या कर रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है कहीं उन्होंने दामाद जी को सारी खबर तो नहीं दे दी? हमारा क्या होगा? रितु कहने लगी, जब फ़ोन नंबर ही नहीं मालूम तो वह उसे फ़ोन कैसे करेंगे? आप निश्चिंत रहिए, और वैसे भी उनके आने में अभी बहुत समय बाकी है। तब तक तो वे दोनों स्वर्ग सिधार जाएंगे। ऐसी हालत में भला कितने दिन जीवित रहेंगे? रितु ने हंसते हुए कहा। तभी सीमा जी बोली, लेकिन बेटी अगर दामाद जी पूछने लगे तो तुम क्या बताओगी? फिर रितु ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जब तक आपके दामाद जी भारत वापस आएंगे तब तक कुछ सोच लेंगे। अभी तो लाइफ को एंजॉय कीजिए। यह बातें करते हुए वे दोनों जोर जोर से हंसने लगी।
तभी रोहन अंदर चला आया और उसे देखते ही रितु के चेहरे का रंग उड़ गया और एकदम से उठ खड़ी हुई। अरे क्या हुआ बिटिया, तुझे सांप सूंघ गया क्या? ऐसा कहते हुए रितु की माँ ने दरवाजे की ओर देखा तो उसके पैरों तले से भी जमीन खिसक गई। वे दोनों मन ही मन सोच रही थी कि कहीं रोहन ने उनकी बातें तो नहीं सुन ली। उसी समय रोहन हंसते हुए बोला, देखकर हैरान रह गई ना मुझे, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। उनकी तरफ हल्की सी मुस्कान लिए कहने लगा, इसलिए बिना बताए ही आ गया। रोहन की यह बात सुनकर रितु और उसकी माँ सीमा की जान में जान आई। अब उन्हें यकीन हो चुका था कि रोहन ने उनकी बातें नहीं सुनी। थोड़ी देर आराम करने के बाद रोहन रितु के पास आया और बोला, रितु एक खुशखबरी है, अब मैं तुम्हें भी अपने साथ विदेश ले चलूँगा और तुम्हारा वीज़ा भी मैंने बनवा लिया है। रोहन के मुंह से ये बातें सुनकर रितु फूली नहीं समा रही थी। हम 2 दिन बाद ही ऑस्ट्रेलिया के लिए निकलेंगे। माँ और पिताजी तो तीर्थ यात्रा पर चले गए हैं, तो उनका आना अभी संभव नहीं हो पाएगा और जब आएंगे तो मैं उनसे बात करके उनका यहीं रहने के लिए इंतज़ाम करवा दूंगा। अब तुम जल्दी से अपनी पैकिंग करनी शुरू कर दो। यह बातें सुनकर रितु की भौहें खिल उठी। खुशी के मारे उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। तभी सीमा जी जो यह सब बातें सुन रही थी, परेशान होते हुए बोली, रितु बिटिया, तुम तो विदेश जाने के बारे में ही सोच रही हो, लेकिन यह भी तो सोचो कि फिर मेरा क्या होगा। देखिए माँ, मैंने इतने दिन आपको रखकर आपकी सेवा की है, अब आप भैया और भाभी के पास वापस चले जाइए। क्या कोई बेटी के घर भी इतने दिन रहता है? जाइए, उनसे माफ़ी मांग लीजिए। अब आपके कारण मैं विदेश में जाना तो कैंसिल नहीं कर सकती ना। पता है मैं कितना तरसती थी विदेश में जाने के लिए, और अब जब मौका मिल रहा है तो मैं इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहती। अपनी बेटी रितु के मुंह से यह सब बातें सुनकर उसकी माँ सीमा जी हैरान रह गई। अगले ही दिन अपनी माँ को उसने घर से विदा कर दिया और खुशी खुशी विदेश जाने की तैयारी करने लगी। रितु की तो जैसे खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। आखिरकार बरसों पुरानी उसकी मुराद जो पूरी हो रही थी। जिस दिन उसकी फ्लाइट थी, रोहन ने उसे फ्लाइट में बैठाकर कहा, तुम यहीं बैठो, मैं बस 2 मिनट में आया। लेकिन जब फ्लाइट उड़ने का समय हुआ तब तक भी रोहन वापस नहीं लौटा था। रितु ने घबराते हुए बैग में से अपना फ़ोन निकाला। तभी उसने देखा कि फ़ोन के पास एक कागज़ रखा हुआ था। जैसे ही उस कागज़ को खोलकर देखा तो उसमें लिखा था, जाओ और खूब मज़े करना विदेश में। अब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि इंसान को अकेला और बेसहारा छोड़ देने का क्या मतलब होता है। तुमने मेरे माँ बाबूजी को घर से धक्के मार कर निकाल दिया, उन्हें दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया, उनके आंसू रुलाया है तुमने उन्हें। अब तुम्हें विदेश में भीख मांगना, और जब भीख मांग कर पैसे इकट्ठे हो जाएं तो वापस आ जाना और अपनी माँ के साथ ही रहना, क्योंकि अब मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। जब तक रितु ने यह पत्र पढ़ा तब तक फ्लाइट उड़ चुकी थी। हवाई जहाज़ के उड़ने के साथ साथ उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी जान ही निकलती जा रही है। अपनी बरसों पुरानी विदेश में रहने की अपनी इच्छा के कारण वह अपने सास ससुर से छुटकारा पाना चाहती थी, और अपनी इस इच्छा के कारण उसने अपनी माँ को भी बेसहारा छोड़ दिया। आज रितु विदेश में दर बदर की ठोकरें खा रही थी और अपने किए पर पछता रही थी, क्योंकि आज वह अपने ही बुने जाल में बुरी तरह फंस चुकी थी। इधर जगमोहन जी और गायत्री जी की शादी की 50वीं सालगिरह पर रोहन ने एक बड़ा सा आलीशान फ्लैट खरीद कर दिया और होटल से उन्हें सीधा इसी फ्लैट में लेकर आया और बोला, माँ पिताजी, आपको शादी की 50वीं सालगिरह मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। अब आपको आपके इस घर से कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि यह घर आपके नाम पर है। जगमोहन जी और गायत्री जी बेटे का इतना प्यार देखकर आंसू भरी आंखें लिए बोले, बेटा हमें माफ़ कर देना, हमने तुम्हें बहुत गलत समझा। आज उन तीनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। कुछ समय के बाद रोहन के पास रितु का फ़ोन आया, लेकिन रोहन ने उसका फ़ोन नहीं उठाया और काट दिया। उसने कई बार फ़ोन लगाया लेकिन रोहन ने नहीं उठाया। तब जगमोहन जी के पूछने पर रोहन ने उन्हें सब कुछ बता दिया कि
किस तरह उसने रितु को उसके किए की सज़ा दी। थोड़ी देर में रितु का फिर से फ़ोन आया तो जगमोहन जी ने फ़ोन उठाया। उधर सामने से रितु के रोने की आवाज़ आई और फिर गिड़गिड़ाते हुए बोली, बाबूजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आप लोगों के साथ बहुत बुरा किया, जिस कारण रोहन ने मुझे अकेला छोड़ दिया है। उन्होंने मुझसे सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए हैं। आप ही उन्हें कुछ समझाइए ना। मैं कसम खाती हूँ कि आज के बाद आप लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं होने दूंगी जिसके कारण आप लोगों को परेशान होना पड़े। रितु के इतना कहने पर जगमोहन जी और गायत्री जी का दिल पिघल गया। उन्होंने बेटे से कहकर रितु के आने का इंतज़ाम करवाया। 2 दिन के बाद रितु घर पहुंच गई। अपने सास ससुर के पैरों में गिरकर उसने माफ़ी मांगी और उनकी खूब सेवा करने लगी। आज एक बेटे ने दुनिया वालों के सामने एक मिसाल कायम कर दी थी। लेकिन उधर रितु की माँ सीमा जब अपने घर पहुंची तो देखा कि उनका सारा सामान स्टोर रूम में शिफ्ट हो गया था। अपने ही घर में, अपने ही कमरे में उनके लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि उस कमरे में उनकी बहू के पिताजी आराम फरमा रहे थे। तो दोस्तों, आपको ये भावुक कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।